नमस्ते। शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार। महाकौशल की जनता को शैल्बी परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर आशीष तिवारी और मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल की जबलपुर। सर, जैसे कि आज का विषय हमने रखा है डिस्निया, मैं आपसे जानना चाहूंगी डिस्निया क्या है और इसे अन्य किन नामों से भी जाना जाता है। तो डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये दो इसके लिए कॉमन टर्म यूज किए जाते हैं। इसका हिंदी में सांस की कमी होना या लघु श्वास या अन्य नामों से भी जाना है, जिसमें मरीज बोलता है कि मेरी अचानक सांस फूल गई, सांस समा नहीं रही। ये बहुत कॉमन वर्ड है। तो ये एक प्रचलित नाम है इस तरीके की तकलीफ को बताने के लिए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस न समाना, सांस फूलना और अंदर ऑक्सीजन की एयर हंगर हो जाना, इस तरीके के नामों से जाना जाता है। और इन सभी तरीकों से मरीज हमारे पास प्रेजेंट करता है। सभी तरीकों से मरीज हमारे पास आता है। सर, जैसे कि अभी हमने जाना डिस्निया क्या है, मैं आपसे जानना चाहूंगी डिस्निया या सांस फूलना क्या किसी अन्य बीमारी से भी इसका संबंध हो सकता है? तो डिस्निया सांस फूलना जो है वो हृदय रोग बीमारी से हो सकता है, पहला। दूसरा, बहुत सारे मरीजों में पोस्ट कोविड एरा में ये लंग या फेफड़े की बीमारी से भी होता है। आपने देखा होगा कि कोविड में प्राइमरीली या प्रमुखता जो है फेफड़ों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था और बहुत सारे मरीजों में लंग का डैमेज हुआ था, फेफड़े का डैमेज हुआ था। और जब फेफड़े डैमेज हुए थे तो कुछ लोगों में रेसिडुअल डैमेज या फेफड़े का कुछ हिस्से में खराब हुआ था। तो इसकी वजह से उनको सांस उससे भी फूल सकती है। इसके अलावा अन्य बीमारियां जैसे कि मोटापा, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना और हार्ट का मोटा हो जाना, उसकी वजह से भी हो सकता है। एक बहुत कॉमन बीमारी जो भारत में बहुत कॉमन है वो है एनीमिया या खून की कमी होना। तो जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन 10 या 10 से नीचे आता है तो आपको सांस चलने में, सांस फूलने में दिक्कत होने लगती है और इसको डिस्निया बोलते हैं। इन सब चीजों में भी सांस का फूलना या डिस्निया नाम की प्रॉब्लम हो सकती है, भले ही उसमें हार्ट की बीमारी ना हो। सर, डिस्निया में आमतौर पर क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि डिस्निया है, और डिस्निया को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? तो डिस्निया इज ए क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब आपको मरीज से बात करने से पता चलता है कि इनको डिस्निया हो रहा है कि नहीं। तो सांस फूलना कई बार स्वाभाविक हो सकता है, जैसे आप 3 किलोमीटर दौड़ के आए, 4 किलोमीटर दौड़ के आए, तो आप जब इतना दौड़ते हैं या इतना चलते हैं तो सांस फूलना स्वाभाविक है और आप भी उसके लिए एक तैयार रहते हैं कि हाँ मेरी सांस फूलेगी, अब मैं रुक जाऊंगा तो सांस ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपने चलना शुरू किया, तेज चलना ही शुरू किया, दौड़ने की स्टार्टिंग किया और आपकी सांस इतनी फूली कि आपको रुक जाना पड़ा, तो 90% केस में और उससे ज्यादा परसेंट केस में मरीज आपसे खुद बोलता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल टू मी। मैं पहले ऐसे नहीं था, मैं पहले आराम से चल लेता था। जैसे तीसरी मंजिल में सांस, अगर कोई तेजी से तीसरी मंजिल तक चढ़ने की जाए, इंडियन स्टेयर्स की बात करें, तो सांस फूलना क्या स्वाभाविक है? बिल्कुल स्वाभाविक है। और वो सांस जैसे ही रुक जाते हैं तो सांस ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वे बोले पहले कि पहले तो मैं 3 मंजिल चढ़ जाता था, अब मैं पहली मंजिल पे जाके ही मेरी सांस बहुत फूल जाती है, मुझे रुकना पड़ जाता है। और स्पेशली इन द बैकग्राउंड की पेशेंट पहले से हार्ट डायबिटिक है, हाइपरथायराइडिज्म है, ऐसी कोई बीमारी है, तो आपको हृदय रोग की ये डिस्निया कहलाएगा। ये डिस्निया पैथोलॉजिकल या डिस्निया वह है जिसको आगे इवेल्युएशन की जरूरत है। तो साफ शब्दों में बोले तो कोई आदमी 5 किलोमीटर दौड़ के आया है और उसको सांस फूल रही है तो वह नॉर्मल है और वह उसके लिए कोई आगे टेस्ट की जरूरत नहीं है। और वह व्यक्ति जिसने तेज चलना शुरू ही किया और उसको सांस फूलना शुरू हो गया और पहले तो ऐसा नहीं था और अभी उसके ये लक्षण उसके जीवन में नए तरह के लक्षण है, इन सभी डिस्निया के लक्षणों को आपको इवेल्युएट करना होगा और इनको आगे वर्कअप कराना पड़ेगा कि इस डिस्निया का या इस सांस की फूलने की लक्षणों का कारण क्या है। इसमें से मल्टीपल कारण मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सर, यदि बात करें इन्वेस्टिगेशन का, तो हम ऐसे क्या टेस्ट करा सकते हैं जिससे पता चलेगा कि डिस्निया हुआ है? तो डिस्निया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो हर छोटे से बड़े शहर में उपलब्ध है, वो है एक्सरे और ईसीजी। दो वी हैव नाउ बहुत ही एडवांस टेस्ट अवेलेबल हैं, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी,
कार्डियक एमआरआई, प्रो बीएनपी टेस्ट, बेसिक टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है। लेकिन डिस्निया के इवैल्यूएशन के लिए अभी भी ईएससी, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इन सब ने अभी क्लियर करके रखा हुआ है कि चाहे हम भले ही कितने भी मॉडर्न एरा में पहुंच जाएं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं। वो भी बेसिक इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया, एक्सरे, ईसीजी और ब्लड के टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन और क्रिएटिनिन, कभी कभी किडनी की बीमारी में भी सांस फूलती है, तो ये इन्वेस्टिगेशन हमेशा शुरू करते हैं। इनसे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आपने एक्सरे कराया और एक्सरे में आपको एक बहुत बड़ा एक हिस्सा मिला लंग का जो खराब दिखा, इससे आपका डायग्नोसिस क्या बन गया कि ये डिस्निया फेफड़ों से संबंधित है। आज बोलना चाहिए कि टीबी पहले से कम हो गया, बट ऐसा अनयूजुअल नहीं है कि हमको टीबी के मरीज नहीं मिलते। अभी हमारे पास एक मरीज ट्यूबरकुलोसिस के साथ भर्ती है जो केवल सांस फूलने के साथ आया। तो ट्यूबरकुलोसिस अभी भी पाई जाती है और ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के साथ होने वाला सांस के फूलने की बीमारी अभी भी इंडिया में है। दूसरा ईसीजी जो ग्रॉसली खराब है, ऐसे ईसीजी जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसको पुराना हार्ट अटैक दिख रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये हार्ट की बीमारी से है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन, अगर किसी का हीमोग्लोबिन 6 ग्राम % आता है तो आप समझ सकते हैं कि यह खून की कमी से है। तो इन बेसिक टेस्ट से आप शुरू करते हैं और ये बेसिक टेस्ट भारत के सभी शहरों में उपलब्ध है, छोटे बड़े शहरों तालुका में भी उपलब्ध है। इसके अलावा जब आप कंक्लूडेंट डायग्नोसिस पे पहुंचना चाहते हैं तो इकोकार्डियोग्राफी एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डिस्निया के इवैल्यूएशन के लिए, और इसमें आपको 90% केस में एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि हार्ट की बीमारी किस तरीके की है। क्या ये वॉल्व का लीकेज है, क्या ये हार्ट की पंपिंग की कमी से है, क्या ये पुराने हार्ट अटैक की वजह से आपकी सांस फूल रही है, क्या इनको कोई वॉल्व में रुकावट है इसकी वजह से सांस फूल रही है, या कोई इनको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनके राइट के हार्ट के नसों में खून थक्का जमना शुरू हो गया है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या बहुत घातक बीमारी बोलते हैं। तो इन सब से आपको इको में सहायता मिल जाती है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताना चाहूंगा, इस प्रो बीएनपी टेस्ट एक ब्लड टेस्ट है जो पहले आउट ऑफ पॉकेट था या काफी महंगा था, अब धीरे धीरे भारत के अधिकांश बड़े शहरों में और शेल्बी हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसमें एक अबव एवरेज कॉस्ट होती है उसकी। लेकिन उस ब्लड टेस्ट से आपको 90% क्रिटिसिज्म में यह पता चल जाता है कि यह सांस का फूलना हार्ट की वजह से है या फेफड़े की वजह से। जब फेफड़े की वजह से सांस फूलती है तो यह प्रो बीएनपी उतना नहीं बढ़ा हुआ होता, जबकि हार्ट की वजह से सांस फूलती है तो प्रो बीएनपी की संख्या 3000 से लेकर 25,000 तक पहुंच जाती है, जबकि नॉर्मल प्रो बीएनपी लेवल आपका हमेशा 300 या 125 के नीचे होगा। सर, यदि हम बात करें महिलाओं की तो उनमें जो सांस फूलती है तो वो नॉर्मल है या फिर उन्हें उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? तो इट्स नॉट अबाउट जेंडर, महिला या पुरुष, बट एनीमिया चूंकि ज्यादा कॉमन है महिलाओं में, इसलिए शायद ये सांस फूलने की समस्या ज्यादा महिलाओं में पाई जाती है। बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस दे आर मोर प्रोन फॉर एनीमिया, दे आर मोर प्रोन फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जब इन सब के लिए कॉमन होते हैं तो उनका हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो ऐसा पाया जाता है कि बहुत सारे जो एनीमिया के लोग, बहुत सारे सांस फूलने वाले जो मरीज हमारे पास आते हैं, जो सीधे कार्डियक के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास आ जाते हैं, उनको कई बार हम वर्कअप करके देखते हैं तो खून की कमी काफी निकलती है। इसलिए इन सब मरीजों का आगे हार्ट का इन्वेस्टिगेशन करने के पहले, क्योंकि हार्ट के इन्वेस्टिगेशन के कॉस्ट से उनको बचाने के लिए हमेशा में उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम करना चाहिए एनीमिया या खून की कमी के लिए, जिसको पेलॉर बोलते हैं। आप आंगनबाड़ी वर्कर से लेकर सारे फिजिशियन, सारे कार्डियोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड कि आपको पेलर कैसे देखना है। आपके हाथ की गद्दियों में देखते हैं कि हाथ की गद्दियां सफेद तो नहीं हो रही है, आंख में देखते हैं कि आपकी पुतली के नीचे वाला हिस्सा जो है वो सफेद तो नहीं हो रहा है। तो जब अगर इस तरीके का कोई मरीज आपके पास आता है जिसके हाथ की गद्दियां और ये सफेद होने लगती हैं, तो उनका हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहिए, जो कि कुछ चंद रुपयों में हो जाता है, और इससे आप हार्ट के या बाकी इन्वेस्टिगेशन से बच सकते हैं। तो महिलाओं में स्पेशली ये प्रॉब्लम एनीमिया की होती है। इसके अलावा ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म, इन सब चीजों में भी सांस फूल सकती है, विच इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। सर, जैसे कंसल्टेशन का बात करें तो पल्मोलॉजिस्ट, कार्डियक या फिजिशियन, जब डिस्निया होता है तो हमें किन से कंसल्ट करना चाहिए? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है कि हमारी सांस फूल रही है, हम किसको दिखाएं? तो मेरा आंसर सबके लिए हमेशा एक ही रहता है, अपने नियरेस्ट फिजिशियन को सबसे पहले मिलिए, क्योंकि जो फिजिशियन होता है वो बैकबोन है कार्डियोलॉजिस्ट के भी, पल्मोलॉजिस्ट के भी, न्यूरोलॉजिस्ट के भी, सारे लोगों का। वो हमारी बैकबोन है।
हर फिजिशियन एक ईसीजी के उपलब्ध होता है। हमारे जितने भी फिजिशियन हमारे पास हमारे टच में है, उन सबके पास एक ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है। उसके पास एक एक्सरे की सुविधा उपलब्ध होती है, उसके पास हीमोग्लोबिन की सुविधा उपलब्ध होती है। तो जब ये वो तीनों बेसलाइन टेस्ट वो कर लेता है तो एक फिजिशियन से हमेशा आपको मिलना चाहिए। हालांकि विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाइक शेल्बी हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं एक छत के नीचे हमको मिल सकती हैं। तो आप एक समय में इन तीनों का परामर्श ले सकते हैं। जैसे कि हम जो हार्ट फेलियर क्लिनिक हम यहाँ पे चलाते हैं, उसमें हम फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट सबकी सुविधाएं एक साथ प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर पल्मोनोलॉजिस्ट या लंग विशेषज्ञ का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? पोस्ट कोविड एरा में ऐसा पाया गया है कि बहुत सारे मरीजों में फेफड़े की रेसिडुअल बीमारी होती है, और जैसे जैसे पल्मोनोलॉजी या लंग विशेषज्ञ का दायरा बढ़ता जा रहा है, उनके अलग एडवांस बढ़ते जा रहे हैं, उनका सीटी स्कैन की क्षमता पहले से ज्यादा अच्छी होती जा रही है। तो अब ये पता चलता जा रहा है कि धीरे धीरे लंग की बीमारी को और अच्छे से डील करने की जरूरत है, स्पेशली इन एरा जहाँ टीबी कम होता जा रहा है और बाकी बीमारियां जैसे कि स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी होता है। हमें बहुत सारे पेशेंट मरीज होते हैं जिनको सांस फूलती है, स्मोकर्स होते हैं और उनको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है। तो इन सब में तीनों फिजिशियन का रोल इम्पोर्टेंट है। बट यस, यह सवाल हमेशा जायज रहेगा कि अगर हमें किसी एक को दिखाना है तो किसको दिखाएं। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट को छोड़ के आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन को पहले दिखाएं। फिजिशियन आपको गाइड करेगा कि आपको किसको दिखाना है। सर, जैसे हम समय से थोड़ा सा पीछे जाएं तो कोरोना पीरियड से सभी अवगत हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पोस्ट कोविड पेशेंट में कोविड के दौरान जो लंग्स डैमेज हुए हैं उनका उपचार कैसे किया जा रहा है और कैसे किया जा सकता है? तो पोस्ट कोविड जितने लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ सीवियर कोविड की, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। माइल्ड टू मॉडरेट कोविड में रेसिडुअल डैमेज या लंग में परमानेंट नुकसान होने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो मैंने देखा कि कई बार पैनिक भी होता है। कोरोना में हम सब पैनिक हुए थे, आपको पता ही है। तो पैनिक नहीं करें। आपका कोरोना किस टाइप का था? माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था? अगर आपका कोरोना सीवियर था तभी आपको इस बारे में ध्यान रखना है, इस बारे में आपको आगे वर्कअप कराना है। लगभग हल्के माइल्ड मॉडरेट कोविड जिसमें आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी, क्रिटिकल फीवर हुआ था, एक्सरे कराया गया था, कुछ नहीं आया था, वो वही मरीज जिनके सीटी स्कैन खराब हुआ है, जिनका सीटी स्कैन में ज्यादा खराब आई थी, वही मरीज जिनको ऑक्सीजन, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इन सब की जरूरत पड़ी थी, उन्हीं मरीजों में कुछ ना कुछ हृदय से फेफड़े संबंधी रेसिडुअल डैमेज या ऐसा कोई डैमेज जिसमें फेफड़े का कोई हिस्सा को नुकसान हुआ है और उससे सांस फूल रही, यही हो सकता है। इसके अलावा बाकी लोगों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये प्रॉब्लम हुई उन मरीजों की जिनको ये प्रॉब्लम हुई थी, तो उनका करंट स्टेटस, जैसे कोविड होने के बाद कई लोगों ने ठीक होने के बाद 6 महीने कहीं किसी को नहीं दिखाया, दैट इज रॉन्ग। आपको अपने फिजिशियन या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास फॉलोअप में रहना है। इनमें से कई सारे मरीजों को कार्डियक इवैल्यूएशन भी होता है, जिसमें हार्ट के कुछ हिस्से में थक्का भी पाया जाता है, धमनी के कुछ हिस्से में, शिरा के कुछ हिस्सों में थक्का पाया जाता है, कई लोगों में फेफड़े में भी थक्का पाया गया है। तो ये बहुत जरूरी है कि पोस्ट कोविड के लोग जिनकी सांस फूल रही है वो अपना वर्कअप, एक पूरा होलसम वर्कअप एक फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलकर जरूर करवाएं। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या सांस फूलना या डिस्निया जानलेवा हो सकता है और क्या ये हार्ट अटैक से संबंधित है? तो हमारे जो 4-5 पेशेंट हमने जो इस हफ्ते में देखे, उसमें से 2 मरीज केवल सांस फूलने की कंप्लेन से आए हैं। तो हार्ट अटैक का केवल एकमात्र लक्षण उन मरीजों में सांस फूलना था। लेकिन यहाँ क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी सांस पिछले 1-2 दिन से ही फूल रही थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सांस केवल 1-2 दिन से फूल रही है तो यह कुछ भी हो सकता है। यह एक सामान्य बात भी हो सकती है, यह एक बहुत असामान्य बीमारी, हार्ट अटैक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। तो स्पेशली दिस इज कॉमन इन डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटीज मरीजों में ये बहुत कम पाया जाता है कि उनको टिपिकल चेस्ट पेन या सीने में भारीपन या सीने में तेज दर्द या पसीना आना या दबाव आना, और जिसमें मरीज को पता चल जाता है कि हाँ ये बीमारी हार्ट की है, ऐसा नहीं होता। तो डायबिटिक मरीजों में यह बहुत कॉमन है, स्पेशली डायबिटिक जो यंग डायबिटिक होते हैं या ओल्डर डायबिटिक जिनमें बहुत सालों से डायबिटीज चल रही होती है, क्योंकि उनकी डायबिटीज में चेस्ट पेन के न्यूरोपैथी की वजह से
चेस्ट पेन में सिम्टम कम आते हैं, सीने में दर्द कम होता है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो इस तरीके का सांस फूलना घातक बीमारी हो सकती है और यह जानलेवा भी हो सकती है। आप समझ सकते हैं कि हार्ट अटैक एक जानलेवा बीमारी है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसमें कि मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा होती है, वह बीमारी भी केवल सांस फूलने की तरीके से आ सकता है। और ऐसे कई सारे यंग मरीज पिछले साल में पाए गए, हम लोगों ने पता किए, हम लोगों ने डायग्नोस किए यहाँ पे, जिनका प्रेजेंटेशन जिनको रेफर किया गया था MI या हार्ट अटैक के लिए, और फाइनली उनको एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फेफड़े की नस में थक्का जमने की बीमारी बताया गया। सर, अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हार्ट फेलियर क्या है एवं जो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर द्वारा हार्ट फेलियर क्लिनिक चलाया जा रहा है उसके बारे में कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जिनको सांस फूलती है और वो सांस हार्ट की वजह से फूल रही है, हार्ट की बीमारी की वजह से फूल रही है, उनका उसके लिए एक विशेष क्लिनिक, हार्ट फेलियर क्लिनिक, हर दूसरे और चौथे गुरुवार को हम लोग चलाते हैं। और आप पाएंगे कि उसमें से अधिकांश मरीजों को जो मेन लक्षण है वो सांस का फूलना ही है। तो सांस का फूलना एक हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है। तो सांस के फूलने के लिए हमको इसलिए एवेलुएट करते हैं, और इन सारे मरीजों में पाया गया है कि धीरे धीरे ये मरीज अपना सही ट्रीटमेंट की डायरेक्शन में जाते हैं, और 70 से 80% मरीजों को पूरा उपचार मिल जाता है। पूरा उपचार मतलब अब वो चलते फिरते हैं, उनका सांस का फूलना बंद हो जाता है, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल जाता है, क्या दवाइयाँ खाना है, यह सांस का फूलना किसी हार्ट की नसों के ब्लॉकेज की वजह से नहीं, ये भी पता चल जाता है। यह सांस के फूलने में वॉल्व का लीकेज कितना, ये भी पता चल जाता है। इस वॉल्व को रिपेयर या रिप्लेसमेंट करने की जरूरत तो नहीं, ये भी पता चल जाता है। तो इस हार्ट फेलियर क्लिनिक में हम सांस फूलने वाली समस्त बीमारियों का इलाज एक ही छत के नीचे करते हैं, और अधिकांश केस में लगभग 100% केसेस में सांस के फूलने, किस वजह से सांस फूल रही है, ये पहले 24 घंटे में क्लियर हो जाता है। तो इस तरीके की सुविधा शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में सक्सेसफुली हम पिछले 1.5 साल से 2 साल से चला रहे हैं, और ये हार्ट फेलियर क्लिनिक दूसरे और चौथे बुधवार को रन किया जाता है। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए एवं इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।